गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रिलियंट यूपीएससी। आज हम देखने वाले हैं दृष्टि आईएएस पब्लिकेशन बुक से टॉप मोस्ट 15 क्वेश्चंस जो कि अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है। इसमें लगभग 1600 प्रश्न हैं, बल्कि 1600 प्लस प्रश्न हैं। इसका मतलब 1600 से ज़्यादा प्रश्न हैं। इस सीरीज़ में हम लगभग सभी चैप्टरों के प्रैक्टिस में आपको यहाँ यूट्यूब के माध्यम से कराऊंगा। इस सीरीज़ को मेरा लाने का मकसद ये है कि जो बच्चे इन बुक्स को नहीं खरीद सकते हैं वो ईज़िली अपनी तैयारी को बिना रोके इनसे प्रैक्टिस कर पाएँ। इस वीडियो के साथ साथ मैं इस पूरे चैप्टर की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो कि खुद मैंने अपने हाथ से फ़ोटो खींचकर यानी पिक लेकर उसे स्कैन कर कर बनाई है। तो आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में चालू करते हैं। और जो PDF है इसकी वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से कैरी कर लीजिएगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ये रहा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था। संविधान सभा के लिए प्रत्येक प्रांत की सीटों की 3 प्रमुख समुदाय मुसलमान, सिख, हिंदू में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था। तीसरा कथन है संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर किया गया था। उपयुक्त कथन में से कौन सा या से सही है या है? केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। आपको ध्यान दीजिएगा, सही पूछ रहा है, सही नहीं मतलब सही कौन में से कौन सा कथन सही है। यहीं पर आखिर बच्चे फंसते हैं। किसी का प्रश्न गलत होता है तो यहीं से होता है। हाँ, और अपना स्कोर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 15 में से आप कितने क्वेश्चन ला पा रहे हैं, कितनों के आंसर आप दे पा रहे हैं। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो इस प्रश्न का जवाब है सी। व्याख्या अगर हम इस प्रश्न की करें तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि से हुआ था, न कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। अतः कथन 1 सही नहीं है, जबकि कथन 3 सही है। यानी इसमें केवल तीसरा कथन सही है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का स्वरूप निम्नलिखित प्रकार का था। प्रत्येक प्रांत एवं देशी रियासत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गईं। मोटे तौर पर प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का अनुपात रखा गया। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय मुसलमान, यहाँ मुस्लिम होना चाहिए था, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। अतः कथन 2 सही नहीं है, यानी कथन 2 भी जो है वो सही नहीं है। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव के तरीका उनके परामर्श से तय किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संविधान सभा की समिति एक तरफ या उप समिति और उनके अध्यक्ष एक तरफ। पहला है अल्पसंख्यक उप समिति, मूल अधिकार उप समिति, राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर समिति, प्रांतीय समिति। निम्नलिखित पर विचार उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन या उग्म सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे फंसा देना, फिर सही सुमेलित नहीं है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, सही है करके मिला देंगे, पर यहाँ बताना है सही नहीं है। कौन सा सही नहीं मिला मैच है? ए केवल 1 और 2, बी 2 और 3, सी केवल 2, डी 1, 2, 3 और 4। उम्मीद है आपने उत्तर दिया होगा। मैच कर लीजिएगा प्लीज़। व्याख्या संविधान सभा की समिति या उप समिति के अध्यक्ष हैं। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी।
राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रांतीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस आधार पर विकल्प डी सही है। एक बार प्रश्न पर नज़र डालते हैं, यानी 1 2 3 यानी सारे ही गलत थे, क्योंकि यहाँ पूछा था सही नहीं है, यानी युग्म कोई सा भी सही नहीं था, सभी गलत थे। उत्तर है ये देख सकते हैं आप विभिन्न उप समिति के अध्यक्षों के नेताओं के चित्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये सब मैंने, आप सोच रहे होंगे तीसरे प्रश्न पर 11 कैसे आ गया। ये सब मेन प्रश्न मैंने ढूंढे हैं। इस चैप्टर के पूरे चैप्टर की PDF मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप ले लीजिए। अगला पूछा है प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कांग्रेसी प्रारूप समिति के सदस्यों में शामिल थे। यानी इसमें से बताना है कौन प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष, आपको जैसा पता होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जिसके अध्यक्ष N गोपाल स्वामी, अब आपको बताना है N गोपाल स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, DP खेतान। नीचे दिए गए कूट में प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। यानी बताना है कि कौन कौन प्रारूप समिति के अध्यक्षों में शामिल थे। जो नहीं थे उन्हें हटा के जो थे उनका नाम आपको बताना है। चलिए उत्तर दीजिए। उम्मीद है आपने उत्तर दिया होगा। इसका सही उत्तर है बी। एक बार प्रश्न में देखते हैं। पी यानी के केवल 1 और 4, यानी एन गोपाल स्वामी अयंगर और DP खेतान प्रारूप समिति के सदस्यों में से एक थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे एवं समिति में उनके अतिरिक्त 6 सदस्य शामिल थे। इन सदस्यों में कांग्रेस से KM मुंशी, N गोपाल स्वामी अयंगर एवं DP खेतान शामिल थे, जबकि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर तथा BL मित्र निर्दलीय एवं सैयद मोहम्मद सादुल्ला मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। अतः विकल्प भी सही है। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माताओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे। संविधान सभा में समाज के अलग अलग समूहों का प्रतिनिधित्व था। संविधान सभा के सदस्यों का विचारधारा एक समान थी। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य थे। उम्मीद है आप इसका उत्तर देंगे। वेरी इजी प्रश्न। क्वेश्चन, उपरोक्त में से कौन सा सत्य है? प्लीज़ ज़रूर विनती करके कहूँगा, प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए। सत्य है, सही नहीं है, यहाँ पे लोग फंसते हैं, बच्चे यहाँ बहुत ज़्यादा फंसते हैं। यहाँ पे आपको ज़रूर अपना ध्यान केंद्रित करना। आप इतनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि पेपर में जाके आप आँख बंद करके तो नहीं, मतलब इजीली प्रश्न का उत्तर ढूंढ सकें। और क्वेश्चन पढ़ते वक्त ज़रूर इस पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा। ए केवल 1 और 2, बी 1 2 3, केवल 1 3 4, उपर्युक्त सभी। उत्तर दीजिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कांग्रेसी नेता, ये सभी कांग्रेसी नेताओं का जुलूस, जितने भी सदस्य शामिल थे उन सब का चित्र आप देख सकते हैं। उम्मीद है आपने उत्तर दिया होगा। इसका सही उत्तर है ए, यानी कथन 1 और 2 सत्य हैं, बाकी असत्य है। व्याख्या देखते हैं। संविधान सभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। हालांकि उस समय सार्वभौमिक मताधिकार के लोगों को प्राप्त नहीं था, इसलिए संविधान सभा के सदस्यों का चयन जनता की प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकी। इनका चुनाव प्रांतीय असेंबली के सदस्यों ने किया था। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रतिनिधित्व था। कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह, विभिन्न विचारधाराओं के लोग सामाजिक रूप से इस सभा में हर मम्मी कुछ व्याख्या देखते हैं। संविधान सभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी।
हालांकि उस समय सार्वभौमिक मताधिकार लोगों को प्राप्त नहीं था, इसलिए संविधान सभा के सदस्यों का चयन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकी। इनका चुनाव प्रांतीय असेंबली के सदस्यों ने ही किया था। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था। कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह व विभिन्न विचारधारा के लोग थे। सामाजिक रूप से इस सभा में हर समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशे के लोग थे। बहुत से सदस्य संविधान सभा में ऐसे भी थे जो गैर कांग्रेसी थे, यानी हम कह सकते हैं कि सभी उसमें कांग्रेसी नहीं थे, गैर कांग्रेसी नेता भी उसमें शामिल थे। अतः कथन 1 और 2 सत्य हैं, बाकी असत्य हैं। इस सभा में देश के लगभग सभी समूहों के व विभिन्न विचारधारा के लोगों का प्रतिनिधित्व था। इस सभा में उपस्थित सभी सदस्यों की विचारधारा एक ही नहीं थी। साथ ही देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गांधी जी इस सभा में शामिल नहीं थे। हालांकि गांधीवादी विचारधारा के समर्थक इस सभा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। अतः कथन 3 और 4 असत्य हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, ये फॉर्मेट आप जब भी प्रीलिम्स का पेपर देंगे या फिर जो पहली बार दे रहे होंगे देखेंगे ज़रूर कि वहाँ पे एक कथन दिया रहेगा, जिसको वेरीफाई करते हुए आपको उसका कारण बताना है कि सही है या गलत है। यानी इन दोनों में से या तो कथन गलत होगा या कारण गलत होगा, या तो दोनों ही गलत होंगे हैं, या तो एक सही होगा इन दोनों में से या एक गलत होगा। तो जिस हिसाब से आपको ऑप्शन दिया रहेगा और जिस हिसाब से आपको इसका उत्तर पता रहेगा उस हिसाब से आप अपना उत्तर देंगे। और हाँ, इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि सही उत्तर का चयन करना है, ना कि गलत का। कथन पढ़ते हैं। ए, किसी भी देश का संविधान उस देश के नागरिकों की आकांक्षाओं का पिटारा है। कारण यानी आर, संविधान निर्माताओं का मानना था कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक ज़रूरतों और शिक्षा सहित गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान युक्त जीवन जीने हेतु सभी आधार प्राप्त होने चाहिए। अब बताना है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, ए व आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। यानी जो ए है कथन है, जो उसका कारण है वो गलत है, इसमें ये ऐसा कहा गया है। बी, ए व आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सॉरी, ऊपर कहा था कि करता है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। ए व आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए व आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। अपना उत्तर दीजिए। उम्मीद है आपने उत्तर दिया होगा। इसका सही उत्तर है ए, ऑप्शन ए, यानी ए व आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी इसमें दोनों ही सही हैं। किसी भी देश का संविधान निर्माता वही जनता की आधारभूत आवश्यकताओं को समझते हुए उन्हीं के अनुसार संविधान के मूल्यों का सृजन करते हैं। अतः कथन व कारण दोनों सही है एवं कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20 पुस्तक के हिसाब से, स्वतंत्रता के पश्चात बने अंतरिम मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? रफ़ी अहमद कदवई, जॉन मिथाई, गोपाल स्वामी अयंगर, राजकुमारी अमृत कौर, जगजीवन राम, श्री गाडगिल। कूट केवल 1 और 3 और 5, बी 3, 4 और 6, केवल 2, 4 और 5, डी उपर्युक्त सभी। अपना उत्तर दीजिए।
ये आप देख सकते हैं विभिन्न नेताओं के चित्र जो मंत्रिमंडल के सदस्य थे। प्रश्न का उत्तर है डी। व्याख्या। स्वतंत्रता के पश्चात बने अंतरिम मंत्रिमंडल में जवाहरलाल नेहरू, रफ़ी अहमद कदवई, बलदेव सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सी राजागोपालचारी, सरदार पटेल, राजकुमारी अमृत कौर, जॉन मिथाई, जगजीवन राम, श्याम प्रसाद मुखर्जी, गोपाल स्वामी अयंगर, श्री गाडगिल, जयराम दास, दौलत राम, श्री नियोगी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आदि शामिल थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा द्वारा अंगीकृत उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? उद्देश्यों के कथन ने अपने सभी उत्तरवर्ती चरणों से संविधान के रूप निर्माण को अनुप्राणित किया। दूसरा कथन है, यह केवल एक प्रस्ताव भर नहीं था, बल्कि एक घोषणा, एक दृढ़ संकल्प और एक प्रतिज्ञा थी। इसने हमारे संविधान का अंतर्निहित दर्शन प्रदान किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर बताना है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, सी 1, 2 और 3, डी केवल 2 और 3। बताइए उत्तर। हाँ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना मार्क्स बताइएगा, 15 में से कितने आए हैं आपके। उम्मीद है आपने उत्तर दिया होगा। इसका सही उत्तर है सी, यानी 1, 2 और 3 सही हैं, यानी तीनों ही सही हैं। व्याख्या करते हैं इस उत्तर की अगर हम, तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया है, सबको पता है। यह भारत में हुए राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख मुद्दे के उचित सारांश के रूप में था। यह प्रस्ताव उद्देशिका या प्रस्तावना के रूप में संविधान के विस्तृत विवरण का संक्षिप्त रूप है, अतः कथन 1 सही है। यह प्रस्ताव मात्र प्रस्ताव न होकर एक घोषणा, दृढ़ संकल्प और प्रतिज्ञा के रूप में थी या था। इस प्रस्ताव ने संविधान के स्वरूप एवं प्रस्तावना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसा कि अभी हमने चित्र में देखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, आप सभी जानते हैं। यहाँ से हमारी प्रस्तावना की पहली लाइन शुरू होती है, हम भारत के लोग। यानी इस प्रस्तावना के निर्माण में उद्देशिका का महत्वपूर्ण योगदान था। यह संविधान की आत्मा है। इससे संविधान के दर्शन की स्पष्ट झलक मिलती है। के.एम. मुंशी ने प्रस्ताव को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की ज्ञान की जन्म कुंडली कहा, अतः कथन 3 सही है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण सभा के सदस्य के द्वारा दिए गए कथन के अनुसार इस प्रश्न का कथन 3 सही हो गया। इसने हमारे संविधान को अंतर्निहित दर्शन प्रदान किया, यानी यह एक विचारक का दर्शन बन गया। इस प्रकार इसका कथन 3 भी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ए, बी, सी, डी में से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। पढ़ते हैं प्रश्न, पढ़ते हैं कथन ए। भारत शासन अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, राज्यपाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग इत्यादि, यानी इसमें प्रावधान है। ये सब का प्रावधान करता है ब्रिटिश संविधान, संसदीय सरकार, विधि का शासन, विधि की प्रक्रिया, एकल नागरिकता।
मंत्रिमंडल व्यवस्था इत्यादि का प्रावधान करता है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी आयरिश संविधान निर्देशक सिद्धांत, ये सबको पता है, यहीं से हमारे नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत बना है ये संविधान, जहाँ से हमने नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया है। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति चुनाव की विधि। अगला है कनाडाई संविधान, समवर्ती सूची, व्यापार की स्वतंत्रता और संसद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। इसका उत्तर दीजिए। विभिन्न संविधानों को आप देख सकते हैं, जैसे उम्मीद है आपने उत्तर दिया होगा। इस प्रश्न का उत्तर है डी, यानी कथन डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। यानी कनाडाई संविधान व्याख्या पढ़ते हैं, समवर्ती सूची, व्यापार की स्वतंत्रता और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक शब्दावलियाँ कनाडाई संविधान में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियाई संविधान में से ली गई हैं। विकल्प डी सही उत्तर है, यानी दोनों सम्मिलित नहीं थे, इसलिए वो सही उत्तर है। प्लीज़ ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक, समय की आवश्यकता अनुसार संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संवैधानिक बात की एक से अधिक व्याख्याएं हो सकती हैं। भारतीय संविधान कठोर तथा लचीलेपन का उचित समन्वय है। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। वेरी इजी प्रश्न। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल 4, केवल 3 और 4, केवल 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। उत्तर दीजिए। उम्मीद है आपने उत्तर दिया होगा या सोचा होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, व्याख्या संसद समय के अनुसार यानी आवश्यकता अनुसार संविधान में संशोधन कर सकती है। इसके अनुसार कथन एक सही हो गया। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है, अतः भिन्न भिन्न मामलों में संविधान की किसी बात की अलग व्याख्या हो सकती है, अतः कथन 1 और 2 सत्य हैं। यानी डी के हिसाब से देखें तो यानी कथन सभी सही हैं यहाँ पे। अगली व्याख्या देखें इसकी, तो भारतीय संविधान कठोरता लचीलेपन का उचित समन्वय बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही, ये तो बच्चा ही बता देगा। जहाँ लचीले का मतलब है परिवर्तनों के प्रति खुली दृष्टि, जबकि कठोर का अर्थ है अनावश्यक परिवर्तनों के प्रति कठोर रवैया। एग्जाम्पल है अपना अमेरिका। परिवर्तनों के प्रति उदार रवैया के कारण हमारा भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज कहलाता है। यानी इसमें समय आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं और आए दिन संविधान पर बहसें छिड़ती रहती हैं। ऐसे में यह एक जीवंत दस्तावेज है, ना कि ब्रिटेन के संविधान के जैसा अलिखित और कन्वेंशनों पे चलने वाला संविधान हमारा संविधान नहीं है। हमारा संविधान कोई जड़ और अपरिवर्तनीय दस्तावेज नहीं। कथन 3 एवं 4 सही है, यानी यहाँ कथन सभी सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? यह सत्ता की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाता है। यह सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतंत्र का साधन उपलब्ध कराता है। यह समाज के कमज़ोर वर्गों को उनका उचित हक दिलाने की शक्ति प्रदान करता है। उपयुक्त सभी। इसका उत्तर दीजिए। उम्मीद है आपने उत्तर दिया होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी कथन सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। व्याख्या पढ़ लीजिएगा, इजी है, पीडीएफ में से देख लीजिएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय व्यवस्था, संघीय प्रकार के संविधान की मुख्य विशेषता है। कथन 2, भारतीय संविधान स्वरूप में एकात्मक किंतु भावना में संघात्मक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही नहीं है या है, यानी कथन सही नहीं है, यहाँ जोर दीजिएगा बिल्कुल, कौन सा उपयुक्त में सही नहीं है। केवल एक, केवल दो, सी 1 और 2, ना तो 1 ना तो 2। बहुत देर बाद सुना, ना तो 1 ना तो 2। उत्तर दीजिए। उम्मीद है आपने उत्तर दिया होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय संविधान का एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संघात्मक स्वरूप की ओर सरकार की स्थापना करता है। यानी इसका जो उत्तर है वो बी है, यानी कथन बी जो है इसका गलत है। जो 2 है, इसका जो कथन 2 है वो गलत है। इस हिसाब से इसकी व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की मूल संरचना का भाग है। 1, संसदीय प्रणाली, कल्याणकारी राज्य, न्याय तक प्रभावी पहुंच, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 2, 3, डी 1, 2, 3 और 4। उत्तर दीजिए। उम्मीद है आपने उत्तर दिया होगा। व्याख्या, मूल संरचना के तत्व। वर्तमान में इसका उत्तर डी, यानी सभी सही है। वर्तमान स्थिति यह है कि अनुच्छेद 368, जो कि संविधान में संशोधन का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, संसद संविधान की मूल संरचना को प्रभावित बिना मौलिक अधिकारों सहित इसके किसी भी भाग में संविधान के संशोधन कर सकती है। यानी संशोधन की शक्ति है, हम जैसे देख सकते हैं। यानी मूल ढांचे को बिना हाथ लगाए संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभी तक यह परिभाषित या स्पष्ट नहीं किया गया कि संविधान की मूल संरचना के घटक क्या हैं, फिर भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को इसमें प्रमुखतः जगह दी गई है। जैसे संविधान की सर्वोच्चता, संविधान का पंथ निरपेक्ष चरित्र, न्यायिक समीक्षा महत्वपूर्ण, इसे तो बिल्कुल रखना चाहिए था इसमें। संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, कल्याणकारी राज्य, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य एवं संतुलन, न्याय तक प्रभावी पहुंच। उत्तर विकल्प डी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 1974 में कहा संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य शब्द स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं था, लेकिन निसंदेह संविधान निर्माता ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहते थे और इसके अनुसार संविधान अनुच्छेद 25 से 28 समाहित किए गए। कथन 2 है। कथन 2 है, प्रस्तावना यह स्थापित करती है कि लोकतंत्र राज्य व्यवस्था लोकप्रिय प्रभुत्व के संविधान पर आधारित होती है, जो दर्शाती है कि सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है। जनमत संग्रह, पहल और वापस बुलाना प्रत्यक्ष लोकतंत्र के आधारभूत उपकरण है। भारतीय संविधान प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है, जिसके तहत कार्यपालिका अपनी सभी नीतियों और कार्यकलापों के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, विधि का शासन, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नियमावली पर भेदभाव की अनुपस्थिति राज्य व्यवस्था के लोकतंत्र चरित्र की अभिव्यक्ति है। कूट है 1, 2, 3 और 4, 2, 3, 4 और 5, 3 और 4, 1, 2, 3, 4, 5। उत्तर दीजिए। यह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।
उम्मीद है आपने उत्तर दिया होगा। इसका डी विकल्प सही है, यानी उत्तर डी सही है, यानी सभी सही हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में समाजवाद को सभी प्रकार के शोषण, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक से मुक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार समाजवाद से आय, परिस्थिति और जीवन के स्तर में समानता को दूर करना और श्रमजीवी लोगों को शिष्ट जीवन स्तर प्राप्त करना है। उपयुक्त कथन में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, बी केवल दो, एक और दो, डी ना तो एक ना ही दो। उत्तर दीजिए। सोशलिज्म। उम्मीद है आपने उत्तर दिया होगा। इसका सही विकल्प बी है, यानी केवल दो कथन सही है। भारतीय संविधान में समाजवाद को परिभाषित नहीं किया गया, किंतु संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को आर्थिक न्याय और प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता दिलाने के संकल्प का उल्लेख किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का समावेश किया गया। इसी के साथ साथ धर्मनिरपेक्षता शब्द को भी हम देखते हैं कि इसी अमेंडमेंट के तहत संविधान में लाया गया, यानी संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। आते हैं कथन एक सही नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा लास्ट प्रश्न है। कथन ए, कथन और कारण वाला प्रश्न आ गया। कथन ए कहता है कि भारतीय संविधान कठोरता व लचीलेपन के विवेकपूर्ण मिश्रण का स्वरूप या प्रारूप प्रस्तुत करता है। कारण, ना ही यह अमेरिका संविधान की तरह है जहां संविधान में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, और ना ही ब्रिटिश संविधान की तरह जहां किसी भी सामान्य विधि की भांति संविधान में संशोधन होता है। अभी हम पीछे इसका जिक्र कर चुके हैं। उम्मीद है आप इसका उत्तर सही देंगे। नीचे दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए के सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। उत्तर दीजिए। सॉरी, इसका सही उत्तर है ए, यानी दोनों ही एक दूसरे का अनुसरण करते हैं। अमेरिकी संविधान में कठोरता है, जैसा कि हमने पीछे देखा, जहाँ संविधान में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया है, आवश्यकता होती है। दूसरी ओर ब्रिटिश मॉडल अधिक मान्यता युक्त है, जहाँ विभिन्न संशोधन और किसी सामान्य कानून संशोधन दोनों एक समान प्रक्रिया द्वारा होते हैं। भारतीय संविधान की स्थिति इन दोनों परिस्थिति के मध्य है। आते हैं, विकल्प ए सही है और इसका उत्तर है, यानी ए में क्या दिया था कि ए तथा आर दोनों ही सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन, गुड बाय।